हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उस विषय का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अर्थात सुरक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति। आप सोचिए कितना बेहतर होगा कि यदि कोई निर्णय लेने से पहले हमें कम से कम लोगों से परामर्श करना हो और ये परामर्श अधिकांश लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता हो, अर्थात अधिकांश लोगों की राय के अनुकूल हो। तो ये जो कैबिनेट कमेटी का कॉन्सेप्ट है इसे इसी नज़रिए के साथ देखा जाना चाहिए। अब कैबिनेट कमेटी को समझने से पहले हमें सबसे पहले कैबिनेट को समझना पड़ेगा और कैबिनेट को समझने के लिए हमें मंत्रिपरिषद को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है ये भारत सरकार के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में इसके सदस्य 3 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। साथ ही ये एक साथ मिलकर मंत्रिपरिषद की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका गठन करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ये कम महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, लेकिन इन्हें अपने कार्यों के लिए कैबिनेट मंत्री को रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो तीसरी कैटेगरी के मिनिस्टर हैं उन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के लिए अपने कैबिनेट मंत्री को रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है। एक प्रकार से ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं इन्हीं मिनिस्टर्स को मिलाकर कई प्रकार की कैबिनेट कमेटियों का गठन किया जाता है। उन्हीं में से एक कमेटी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अर्थात सुरक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति। ये एक ऐसी समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री और देश के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। ये अति महत्वपूर्ण समिति होती है क्योंकि इसका संबंध देश की रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विमर्श करना और जरूरी निर्णय लेना होता है। इस कमेटी का संबंध देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जैसे हथियारों की खरीद बिक्री इत्यादि के संबंध में अंतिम निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त इस समिति के द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था इत्यादि की समय समय पर समीक्षा की जाती है। और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण, इस कमेटी के द्वारा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राजनीतिक आर्थिक मुद्दों जैसे परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति इत्यादि के संबंध में भी चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के शासन एवं प्रशासन के लिए ये कमेटी कितनी महत्वपूर्ण है। रक्षा मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी के अतिरिक्त वर्तमान में 7 अन्य कैबिनेट कमेटियां भी अस्तित्व में हैं, जैसे राजनीतिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी, संसदीय मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी, नियुक्ति मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी, आवासीय मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी, निवेश तथा विकास से संबंधित कैबिनेट कमेटी एवं रोजगार तथा कौशल उन्नयन से संबंधित कैबिनेट कमेटी। आइए अब हम इन कैबिनेट कमेटियों की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि आखिर ये कैबिनेट कमेटियां अस्तित्व में आई कैसे। देखिए, भारत के संविधान में इन कैबिनेट कमेटियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, न ही भारत की संसद ने इस संबंध में किसी विधि का निर्माण किया है। तो आखिर ये अस्तित्व में कैसे आई? अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 के सेक्शन 3 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार के कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक नियम विनियम बनाए जा सकेंगे। दूसरी ओर जो भारत सरकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल 1961 है उसमें यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है
कि भारत सरकार के किसी मंत्रालय के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को होगा। लेकिन अगर कार्य की प्रकृति अंतर मंत्रालयी है, अर्थात उस कार्य का संबंध कई मंत्रालयों से है, तो उस संबंध में कोई भी निर्णय सभी मंत्रालयों की सहमति से ही लिया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री के द्वारा इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया जाता है। ध्यान रहे कि इन कैबिनेट कमेटियों का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और कौन सी कैबिनेट कमेटी में कितने सदस्य होंगे इसका भी निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आइए अब हम कैबिनेट कमेटियों के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजनीतिक और आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था और यह अपनी प्रकार का ऐसा पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद समय के साथ साथ इन कमेटियों की संख्या बढ़ती रही। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के शासनकाल में इनकी संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इनकी संख्या 12 थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको पता है कि उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट टू मैक्सिमम गवर्नेंस का स्लोगन दिया था और इसके अनुकूल उन्होंने इन कैबिनेट कमेटियों की संख्या को 12 से घटाकर 6 कर दिया था। हालांकि बाद में 2 अतिरिक्त कमेटियों का गठन किया गया, इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। चलते चलते हम लोग कैबिनेट कमेटी और मंत्री समूह के बीच का अंतर भी समझ लेते हैं। जो मंत्री समूह होते हैं इनका गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है और उद्देश्य के समाप्त होने के बाद इनको भंग कर दिया जाता है। हालांकि जो कैबिनेट कमेटी होती हैं वो भी अस्थायी होती हैं, लेकिन इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य नियमित प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक अस्तित्व में बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आज दी गई ये जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से अतिरिक्त इंटरेस्टिंग जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।